हेलो दोस्तों, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आर के गुजर आज आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान जयन जो बिजली विभाग से जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। तो देखते हैं हम जो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो देखो दोस्तों, जो नए हैं इस चैनल पर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हम आपके लिए और वीडियो लेके आ सकें। तो ठीक है दोस्तों, बने रहो लास्ट तक इस चैनल पे हमारे साथ। और हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व करते हैं, टेक्निकल के यूथ पब्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो एक पहला क्वेश्चन है, ए फ्यूज इज। तो देखो एक फ्यूज है। पहले तो देखिए फ्यूज क्या होता है। फ्यूज क्या होता है कि एक कोई भी सर्किट है, उस सर्किट को अब नॉर्मल कंडीशन, जैसे मान लो कि एक लाइन है, इस लाइन के अंदर यहाँ पे मान लो एक सर्किट कोई डिवाइस लगी हुई है और इस डिवाइस को अपन को प्रोटेक्ट करना है। इस डिवाइस को प्रोटेक्ट करना है फॉल्ट आने से। फॉल्ट अकरिंग हो रहा है, किसी लाइन के अंदर फॉल्ट अकर हो गया, अब नॉर्मल कंडीशन में है सर्किट, तो उसको बचाने के लिए यहाँ से फॉल्ट क्रिएट हो गया सपोज दैट। तो यहाँ पे डिवाइसेस, तो इस तरीके से उसको बचाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे एक फ्यूज कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो फ्यूज क्या करेगा, यहाँ से इसको जो हेल्दी पार्ट है उसको फॉल्टी पार्ट से अलग कर देगा, सेपरेट कर देगा, इसको अपन को इस डिवाइस को डैमेज होने से बचा लेगा। इस तरीके से फ्यूज ऑलवेज कनेक्ट किया जाता है, एक सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडी करंट इन ए कोर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय। तो एडी करंट को कोर के अंदर किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सकता है। तो कोर के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है, एडी करंट को समझिए, एडी करंट क्या होता है। तो कोर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, मैग्नेटाइजिंग की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और इस ईएमएफ की वजह से क्या होता है, उसके अंदर करंट फ्लो होने लग जाता है, उसको बोलते हैं अपन एडी करंट। उस एडी करंट की वजह से क्या होता है कि वो डिवाइस है हीट अप होना स्टार्ट कर देते हैं, लॉस होना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए एडी करंट को रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। उस एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, उस कोर को अपन को क्या करना, लेमिनेटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेमिनेटिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेमिनेटिंग द कोर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, लेमिनेटिंग द कोर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए लेड एसिड बैटरी। तो देखो आपने लेड एसिड बैटरी देखी होगी, इस तरीके से एक बैटरी होती है लेड एसिड बैटरी। उस पर यहाँ पे इस तरीके से देखो पॉइंट लगे होते हैं, यहाँ पे इस तरीके से, है ना। और यहाँ पे इस तरीके से आपने देखो कांच का एक छोटा सा पॉइंट लगे होते हैं इस तरीके से, उसके ऊपर एक है ना, थोड़े से पॉइंट लगे होते हैं। उस पर देखिए वो क्या काम करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए काम आते हैं। जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाती है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है, तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करते हैं। यह क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है ड्यूरिंग द चार्जिंग। तो जैसे जैसे चार्ज होता जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो देखो ड्यूरिंग द चार्जिंग स्पेसिफिक ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लेड बैटरी डिक्रीज होती हुई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर कैन बी प्रोड्यूस बाई। तो देखो किसी सर्किट के अंदर कोई भी किसी भी अबनॉर्मल कंडीशन की वजह से स्पार्किंग हो जाती है या किसी आर्क प्रोड्यूस होती है। तो आर्क किस तरीके से प्रोड्यूस, एसी करंट के अंदर प्रोड्यूस होती है, डीसी करंट के अंदर प्रोड्यूस होती है। तो आर्क होती है, कुछ चाहे एसी सर्किट हो चाहे डीसी सर्किट हो, स्पार्किंग तो होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्क प्रोड्यूस इन एसी करंट ओनली एंड डीसी करंट ओनली। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, दोनों के अंदर होगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the value of a shunt resistance required to convert an ammeter of 1 ampere with 100 internal resistance into 0 to 100 मिली एम्पियर एमीटर। तो देखिए यहाँ पे ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है, इसके अंदर पूछ रहा है कि पीएमएमसी का क्वेश्चन है ये। तो पीएमएमसी के क्वेश्चन के अंदर क्या है कि पूछ रहा है कि संट रेजिस्टेंस की क्या रिक्वायरमेंट होगा। तो पीएमएमसी के अंदर जब अपन संट रेजिस्टेंस जो एक्सटर्नल चाहिए होता है अपन को संट रेजिस्टेंस, वो क्या फॉर्मूला होता है उसका, जो होता है उसका फॉर्मूला होता है पी एस एच संट रेजिस्टेंस है, पी एम, है ना, पी एम अपॉन एम माइनस के 1, है ना, ये होता है। और आई एम अपने पास क्या होता है, तो आई एम अपने पास क्या होता है, आई एम इक्वल टू होता है आई अपॉन आई एम। तो यहाँ से आई एम निकाल लीजिए, पहले आई एम आप निकालोगे यहाँ से, तो आई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एम इक्वल टू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, आई एम इक्वल टू 100 मिली एम्पियर, मतलब टोटल जो करंट है वो अपॉन एमीटर का, वो इसका पीएमसी का करंट है ना, तो कितना हो जाएगा 1। तो आई एम की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। तो इसमें वैल्यू पुट करिए, तो वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर एस एच निकालना था ना अपन को। तो आर एस एच का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, आर एम अपॉन एम माइनस 1। तो एम माइनस 1 बताया, तो आर एस एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया, 100 दिया हुआ है, तो 100 अपॉन 100 माइनस 1, आई एम क्या है तो अपने पास
100 आया था ना, माइनस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 100/99। तो 100/99 हो जाएगा, तो इसमें डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1.1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास 1.1 हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपके पास। ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है, इसमें पीएमसी के अंदर सेंट रेजिस्टेंस पूछा, आपको बताया था मैंने। उस सेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आर एस एच इक्वल टू क्या होता है आर एस एच इक्वल टू आर एम अपॉन एम माइनस के 1। और एम क्या होता है यहाँ पे कोएफिशिएंट होता है जिसको अपन को निकालना होता है, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, एम इक्वल टू क्या होता है टोटल करंट अपॉन एम मीटर पीएमसी का करंट, तो आई अपॉन आई एम। तो आई टोटल कितना दे रखा है एम मीटर का करंट 100 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। तो आई एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 99। तो वैल्यू पुट करेंगे आर एस एच इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा आर एम अपॉन एम माइनस 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, देखो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर हार्नेसिंग हाउ लो वेरिएबल वाटर हेड्स सुटेबल हाइड्रोलिक टर्बाइन विथ रिएक्शन एंड एडजस्टेबल वेंस रनर्स इज। तो देखो इसमें टर्बाइन के बारे में पूछ रहा है जिसका लो हेड हो। तो देखो जो भी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट होते हैं, उस हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट के अंदर जो लो हेड के लिए जो टर्बाइन यूज में ली जाती है वो कौन सी टर्बाइन यूज में ली जाती है, कैप्लॉन टर्बाइन यूज में ली जाती है। याद रखना इस चीज को, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो उसके लिए कौन सी यूज में टर्बाइन ली जाती है, कैप्लॉन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पीड रेगुलेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज ऑलवेज। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सिंक्रोनस मोटर हमेशा क्या करती है, सिंक्रोनस स्पीड रोटेट करती है, फिक्स रोटेटिंग स्पीड होती है। इसकी स्पीड में क्या होता है, कोई रेगुलेशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब फिक्स कांस्टेंट स्पीड रोटेट करेगी। जो उसकी आरपीएम होगी, जैसे मान लो कि 1500 आरपीएम 1500 आरपीएम है, तो 1500 आरपीएम पर रोटेट करेगी। कितना इस पर लोड डाल लीजिए, इस पर कितना ही लोड डालोगे आप, इसकी स्पीड में कोई रेगुलेशन नहीं होगा, स्पीड कम नहीं होगी इसकी। तो इसमें पूछ रहा है कि इसका स्पीड रेगुलेशन क्या होगा, तो इसका स्पीड रेगुलेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लोड इज कनेक्टेड टू एन एक्टिव नेटवर्क एट द टर्मिनल टू विच द लोड इज कनेक्टेड RTH 100 एंड द BTS 60 द मैक्सिमम पावर सप्लाई टू द लोड। तो देखो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, सर्किट का क्वेश्चन है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का। तो मैक्सिमम पावर सप्लाइड का फॉर्मूला क्या होता है, पी मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर BTH का स्क्वायर अपॉन 4RTH, ठीक है। तो 4RTH, तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए। तो इसमें वैल्यू पुट करोगे तो BTH का स्क्वायर मतलब BTH कितना दे रखा है आपको 60 का स्क्वायर करोगे 3600 डिवाइडेड बाई 4 इंटू RTH कितना अपने पास 10। तो देखो इसको डिवाइड करें यहाँ से, तो कितना हो जाएगा इसका 4 9 जा 90, 0 से 0 कट के 90 आ गया, कितना आ गया 90। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, 90 वाट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटर यूज फॉर ट्रामवेज। तो देखो लोकोमोटिव, जितने भी लोकोमोटिव ट्रामवेज होते हैं, लोकोमोटिव होते हैं, इंजन होते हैं, और जो ट्रामवेज होते हैं उनके लिए कौन सी मोटर यूज में ली जाती है, डीसी सीरीज मोटर काम में ली जाती है। कौन सी मोटर काम में ली जाती है, डीसी सीरीज मोटर काम में ली जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, डीसी सीरीज मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in a power circuit of 3 kV, 4 thyristor each of a rating 100 volt are connected in series. What is the percentage series D rating factor? तो देखो D rating factor पूछा है, ये क्वेश्चन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये क्वेश्चन है, इसके अंदर थारिस्टर की रेटिंग दी हुई है, 4 थारिस्टर है, उनकी रेटिंग दी हुई है। एक थारिस्टर की रेटिंग कितनी है 800 वोल्टेज है, 800 वोल्ट है, ठीक है। और पावर सर्किट है, उसकी कितने दे रखा, उसका सप्लाई कितना दे रखा 3 kV। पावर सर्किट क्या है, उसकी सप्लाई कितनी 3 kV। तो उसमें डी रेटिंग फैक्टर पूछा है। तो देखो आप डी रेटिंग फैक्टर क्या होता है, डी रेटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है 1 माइनस के एफिशिएंसी, क्या होता है 1 माइनस के एफिशिएंसी होता है, ठीक है। तो देखो 1 माइनस के एफिशिएंसी कितनी होगी, एफिशिएंसी निकालने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा 3 kV। तो 3 kV मतलब 3000, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई द कितना है, डिवाइडेड बाई कितने 4 इंटू 4 थाइस्टर है ना, और एक थाइस्टर की रेटिंग कितनी है 800। तो इसको देखो, इसको सॉल्व आउट करोगे आप, तो इसको सॉल्व आउट करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व आउट कीजिए। तो इसमें पास आएगा 0 1 में से चल जाएगा 0.47 ठीक है, 0.464 कुछ समथिंग आएगा, और 1 में से माइनस करोगे, 1 में से 0.4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0.625 आएगा, कितना आएगा 0.625 आएगा। और इसको परसेंटेज में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा 6.25, 0.0625 आएगा, सॉरी 0.0625 आएगा। इसको परसेंटेज चेंज करोगे कितना आ जाएगा 6.25। इसको कैलकुलेट कर लेना आप। देखो फॉर्मूला यही रहेगा, डी रेटिंग फैक्टर का क्या होता है फॉर्मूला, वापस बता देता हूँ। डी रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है, डी रेटिंग फैक्टर निकालेंगे 1 माइनस के एफिशिएंसी होता है, ठीक है। और 1 माइनस के एफिशिएंसी क्या होती है, टोटल सप्लाई, टोटल कितना 3 kV 3000 वोल्टेज में चेंज करेंगे टोटल ना केबी को। तो उसके बाद अपना
4 थरिस्टर है इंटू 800 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.04 कुछ ऐसा आएगा। उसके बाद माइनस करने के बाद 0.60625 आएगा। ठीक है, परसेंटेज चेंज करेंगे कितना आ जाएगा 0.625% आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, सॉरी ये क्वेश्चन है, हाँ, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए कैपेसिटर इज 205.5 माइक्रोफेराड वेयर एज ए ट्रू वैल्यू ऑफ 202.4 द रिलेटिव एरर। देखो मेजरमेंट का क्वेश्चन है, तो रिलेटिव एरर निकालते कैसे, ई आर, रिलेटिव एरर क्या होती है, क्यू एम माइनस की क्यू टी डिवाइडेड बाई द क्यू एम। देखो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय द क्या होती है, मेजर्ड वैल्यू होती है। अब फॉर्मूला क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस के ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय द मेजर्ड वैल्यू, या फिर आप शॉर्ट में याद कर सकते हो क्यू एम माइनस क्यू टी डिवाइडेड बाय द क्यू एम। तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए, क्यू एम मेजर्ड वैल्यू कितनी है उसके पास, तो मेजर्ड वैल्यू है इसके अंदर 205.5 माइनस के 202.4 डिवाइडेड बाय द कितना हो जाएगा, मेजर्ड वैल्यू कितनी है 205 पॉइंट ये। तो इसको आप सॉल्व आउट करोगे तो इसको सॉल्व आउट करने के बाद अपने पास कितना आएगा, इसको सॉल्व आउट कीजिए। तो देखो इसको सॉल्व आउट करते हैं, 205 में से अपन को माइनस करना है 205.5 में से अपन को क्या माइनस करना है 202.4, तो 3.1 आ गए, कितना आ गए 3.1 डिवाइडेड बाई कितना करना है आपको 3.1 से डिवाइडेड बाई करना आपको 205.5, ठीक है 205.5 करना है, ठीक है। परसेंटेज में निकालना है, इसको 100 से पॉइंट कट जाएगा, इसको 100 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 1 पॉइंट डिवाइड कीजिए, इसको देखो डिवाइड कीजिए, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 2055 डिवाइडेड बाई 3100 तो कितना आ जाएगा 2055 5 9/4 गए, तो इसके बाद यहाँ पर जाएगा कितना 014 और फिर उसके बाद पॉइंट लगा देंगे 2 4 जा 8 4 के समथिंग 1.4 के समथिंग आ रहा है कुछ 1.5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1.53%, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है सारे। ये क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, डिफरेंट स्टेट्स के एग्जाम है ना, SSC जेई हुआ, राजस्थान जेई हुआ, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, जितने भी स्टेट पावर, पंजाब, जितने भी पावर कॉर्पोरेशन के जितने भी एग्जाम्स होते हैं जेई लेवल पे, वो सारे एग्जाम से क्वेश्चंस आए हुए हैं। यूथ पब्लिकेशन की सीरीज है ये, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, हम आपको ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर ड्यूरिंग ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो देखो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी पूछी है ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में। तो देखो ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या काम आते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट में क्या मेजर करते हैं अपन, कोर लॉस, ठीक है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या मेजर करते हैं, कॉपर लॉस। तो देखो ये तो लॉस मेजरमेंट करने के लिए काम आता है, एफिशिएंसी मेजर करने के लिए थोड़ी काम आएगा। तो देखो एफिशिएंसी मेजर तो ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है, वोल्टेज अपना क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, करंट क्या हो जाएगा जीरो। इधर से शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या हो जाएगा वोल्टेज जीरो। तो देखो एफिशिएंसी तो मेजर कर ही नहीं सकते अपन, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इसके अंदर जीरो हो जाएगी। तो देखो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी इसके अंदर 0% हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज एडवाइजेबल टू एन यूज ऑटो ट्रांसफर इफ द ट्रांसफॉर्मर रेशो। तो ट्रांसफॉर्मर नियरेस्ट टू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, या आपको याद होना चाहिए क्या होना चाहिए नियरेस्ट टू 1 होना चाहिए। एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मर रेशो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटर प्रीफर्ड फॉर ऑटोमेटिक ड्राइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर प्रीफर्ड फॉर ऑटोमेटिक ड्राइव। तो देखो ऑटोमेटिक ड्राइव के लिए कौन सी मोटर प्रीफरेबल होगी, तो आप जानते हो तो वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल, अपन को यदि स्पीड कंट्रोल करनी है हाई लेवल पे, ठीक है ना, रेगुलेट करनी है आपको स्पीड को, बार बार कंट्रोल करना, बार रेगुलेशन करना आपको स्पीड का, तो इसके लिए सबसे बेस्ट मोटर कौन सी होती है, डीसी मोटर होती है। तो इसके लिए कौन सा मेथड काम में लेंगे, बार लियोनार्ड कंट्रोल डीसी मोटर। तो कौन सा हो जाएगा बार लियोनार्ड कंट्रोल डीसी मोटर, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट, व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड टू ए रजिस्टर आर इन द सर्किट। तो देखो इस सर्किट के अंदर दिया हुआ है, उस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस आर के अंदर कितनी पावर डिलीवर होगी ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो इस सर्किट में आप ध्यान से देखोगे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ है, क्या बना हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए अपोजिट आर्म्स होती है, उनका रेजिस्टेंस अपोजिट आर्म के रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। तो देखो अपोजिट क्या है 30 ओम और ये कितना है 120 ओम, तो 30 इंटू 120 ओम करेंगे कितना आ जाएगा 360 3600 हो जाएगा, और इधर से 60 इंटू 60 करोगे 360 होगा। तो कहने का अपन को क्या क्या दिख रहा है अपन को कि ब्रिज क्या है बैलेंस कंडीशन में, और जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन होगा तो रेजिस्टेंस आर के अंदर क्या होगा करंट जीरो होगा। तो रेजिस्टेंस आर के अंदर करंट जीरो होगा तो उसमें पावर निकालोगे तो क्या हो जाएगी पी इक्वल टू बी आई, सॉरी बी आई होगा, या पी इक्वल टू यहाँ पे रेजिस्टेंस लेंगे तो आई स्क्वायर आर होगा,
आई स्क्वायर आर होगा तो करंट अपना क्या है, जीरो। तो करंट जीरो होगा तो पावर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो पावर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो पावर जीरो हो जाएगी तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पावर 0 वाट आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे अपना क्या याद रखना है कि यहाँ पे ब्रिज क्या हो रहा है, बैलेंस कंडीशन में आ रहा है। तो ब्रिज बैलेंस कंडीशन में आएगा तो रेजिस्टेंस के अंदर कितना करंट हो जाएगा, जीरो करंट हो जाएगा। तो करंट जीरो हो जाएगा रेजिस्टेंस के अंदर, आई आर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा रेजिस्टेंस के अंदर करंट। तो पावर कितनी हो जाएगी अपने पास, जीरो हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, सिंपल सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 500 kV ट्रांसफार्मर हैज ए कांस्टेंट लॉसेज ऑफ 500 वाट एंड कॉपर लॉसेज एट ए फुल लोड आर 2000 वाट, देन व्हाट लोड द मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो देखो इसका फॉर्मूला है ट्रांसफार्मर के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी का, एट मैक्सिमम एफिशिएंसी पे उसकी रेटिंग निकालने का। क्या होता है, एस एम इक्वल टू क्या होता है, फुल लोड पे एस एफ एल इन टू अंडर रूट ऑफ, एक वापस बताते हैं। देखो एस एम इक्वल टू क्या होगा, एस एम आपको याद रखना है, एस एम इक्वल टू क्या होता है, एस एफ एल इन टू अंडर रूट ऑफ पी आई अपॉन पी सी यू। देखो एस एफ एल जो रेटिंग होती है, फुल लोड रेटिंग होती है, इन टू करना आपको अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट में लेना है आयरन लॉस डिवाइडेड बाय द कॉपर लॉस। ये क्या होगा, पी आई अपॉन पी सी यू। तो इसमें वैल्यू पुट करोगे तो 500 इंटू 500 होगी फुल रेट रेटिंग, इंटू इंटू कितना हो जाएगा, देखो 500 इंटू कॉपर लॉस, आयरन लॉस कितना है इस क्वेश्चन के अंदर आपको आयरन लॉस हुआ है, कांस्टेंट लॉस जिसको आयरन लॉस बोलते हैं, वो कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है, कॉपर लॉस कितना 2000। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 14, इसको 100 रूट से बाहर निकालो कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 1/2। तो इससे कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 250, 250 आ जाएगा। तो 250 आंसर किस मारा, इस मारा ए आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 250 केवी हो जाएगा, ए आंसर इसका सही है। ठीक है, तो इसमें याद रखना, आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी रेटिंग क्या होगी, एस एफ एल इंटू क्या होता है अंडर रूट ऑफ पी आई अपॉन पी सी यू, मतलब आयरन लॉसेज या कांस्टेंट लॉसेज डिवाइडेड बाय द कॉपर लॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन इंडक्शन मोटर एयर गैप पावर इज 10 किलोवाट, ठीक है, एंड मैकेनिकल डेवलप्ड पावर इज 8 किलोवाट, व्हाट आर द रोटर ओमिक लॉस। तो देखो मोटर के अंदर आप देखोगे तो इस तरीके से देखो आप यहाँ पे होगी अपनी एयर गैप पावर, क्या होती है यहाँ पे एयर गैप पावर, और यहाँ आपको प्राप्त होती है मैकेनिकल पावर। ठीक है, यहाँ आपको मैकेनिकल पावर डेवलप, और यहाँ पे क्या होते हैं रोटर कॉपर लॉस, यहाँ पे क्या होंगे रोटर कॉपर लॉस, शॉर्ट पीआरसी, रोटर कॉपर लॉस। तो देखो एयर गैप पावर कितनी है 10, में आउटपुट में कितनी प्राप्त हो रही है 8, तो कितना लॉस हुआ 2 किलोवाट का लॉस हो गया ना भाई, 2 किलोवाट का लॉस हो गया ना। तो 2 किलोवाट क्या होगी, रोटर ओमिक लॉस होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, 2 किलोवाट। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन इंडक्शन मोटर व्हाट इज द रेशियो ऑफ रोटर कॉपर लॉस एंड रोटर इनपुट। तो देखो रोटर कॉपर लॉस और रोटर इनपुट का देखो फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है। तो फॉर्मूला क्या होता है, रोटर कॉपर लॉस इक्वल टू क्या होता है एस इंटू पी जी, है ना। रोटर कॉपर लॉस तो क्या होता है रोटर कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय द पी जी, मतलब रोटर कॉपर लॉस डिवाइडेड बाय द एयर गैप पावर रोटर इनपुट। तो रोटर इनपुट क्या हो जाएगा एस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक फॉर्मूला और होता है, याद रखिए, रोटर कॉपर लॉस का ही, रोटर कॉपर लॉस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन 1 माइनस के एस इंटू पी एम डी, मैकेनिकल पर डेवलप्ड पावर। ठीक है ना, मैकेनिकल डेवलप्ड पावर। तो देखो एस यहाँ पे स्लिप है, 1 माइनस एस इंटू पी एम डी होता है। तो इस तरीके से रोटर कॉपर लॉस और मैकेनिकल पावर डेवलप्ड का क्या हो जाएगा रेशो, क्या हो जाएगा एस अपॉन 1 माइनस है। तो इसी क्वेश्चन में आपको मैकेनिकल डेवलप्ड पावर का रेशो पूछता था, आंसर डी हो जाता, और रोटर कॉपर लॉस और रोटर इनपुट का आंसर पूछ रहा था, क्या हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली एफिशिएंसी ऑफ नॉर्मल थर्मल पावर स्टेशन। तो नॉर्मल थर्मल पावर स्टेशन की एफिशिएंसी कितनी होती है, बहुत ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन 30 to 40% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स इज यूज्ड बाय द स्लो थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर्स फॉर पावर जनरेशन। तो पावर जनरेशन के लिए न्यूक्लियर थर्मल रिएक्टर्स में जो फ्यूल यूज में लिया जाता है वो कौन सा यूज में लिया जाता है, यूरेनियम 235। तो आंसर क्या हो जाएगा ए आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना आंसर क्या हो जाएगा ए आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इन द गिवन सर्किट। तो देखिए यहाँ पे सर्किट नहीं दे रखा है, सर्किट इसमें बनाया नहीं, सर्किट में बना देता हूँ आपको। तो देखो इसमें सर्किट में यहाँ पे वोल्टेज पूछ रहा है इन द सर्किट के अंदर। तो देखो एक सर्किट है उसके अंदर आपको वोल्टेज पूछ रहा है किसी भी इंडक्टर के अंदर, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इन द गिवन सर्किट। तो इसका सर्किट देखो, इसमें सर्किट सा कट हो रहा है। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, इसमें क्वेश्चन सर्किट थोड़ा सा कट हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, इसका वोल्टेज पूछ रहा है इंडक्टर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओवर चार्जिंग ऑफ ए लेड एसिड बैटरी वुड कॉज। तो देखो चार्जिंग होता जाएगा तो लेड एसिड बैटरी का जो ओवर चार्जिंग होगा तो उस टाइम क्या होगा, एक्सेसिव ग्रेसिंग होगी, लॉस ऑफ एक्टिव मटेरियल होगा, इंक्रीज टेम्परेचर रिजल्टिंग बकलिंग ऑफ प्लेट्स, बकलिंग हो जाएगी प्लेट। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा मटेरियल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इन लेड एसिड बैटरी फिलर्स आर प्रोवाइडेड टू। तो फिलर्स जो प्रोवाइड किया जाता है लेड एसिड बैटरी के अंदर, क्या किसके लिए प्रोवाइड किया? फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ गैसेज, प्रिवेंट द फ्लो ऑफ गैसेज, रिसीवर एसिड लॉस ऑफ द पेपर्स, रिड्यूस द टेंडेंसी फॉर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ गैसेज। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा इसका? फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ गैसेज, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन सारे। सेफ्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड बैरिंग इज इंश्योर्ड बाय। तो देखो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है अपने, जैसे मान लो कि कूलर है, कुछ भी है, या फ्रिज है, जो भी चीज़ है अपने घर में, जो भी डिवाइस लगी हुई है या कोई भी जो बैरिंग है उसके अंदर आपको इसको सेफ्टी बरतनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इंसुलेशन करना पड़ेगा, उसके ऊपर अर्थिंग करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है ना। फ्यूज भी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। भाई सेफ्टी के लिए इंसुलेशन चाहिए अपन को, अर्थिंग भी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी आपको, फ्यूज भी आपको लगाना पड़ेगा प्रोटेक्ट करने के लिए डिवाइस को। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलेशन ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट। तो इंसुलेशन प्रोवाइड करवाया जाता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर, क्यों प्रोवाइड करवाया जाता है? ताकि उसमें क्या लीकेज करंट ना हो, और अपन यदि उसको छू ले, बाई चांस गलती से हाथ लग जाए तो झटका भी ना लगे, इसलिए क्या करवाया जाता है? इंसुलेशन प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके ऊपर किसी बैर के ऊपर कवर प्रोवाइड करवाया जाता है ना, मैं किसी भी कवर पीवीसी लगाई जाती है ना, तो इसलिए लगाई जाती है क्योंकि उसके अंदर करंट लीकेज नहीं हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? दोनों आंसर हो जाएंगे, करंट लीकेज और शॉक। तो बोथ ऑफ ए एंड बी, सी आंसर होगा इसका। रेटिंग ऑफ फ्यूज बैर इज ऑलवेज एक्सप्लेन्ड इन। तो किसी भी फ्यूज है उसकी जो रेटिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, किस में प्रोवाइड की जाती है? वो किस में प्रोवाइड करवाई जाती है? एम्पियर में प्रोवाइड की जाती है। भाई कितने एम्पियर का फ्यूज है? 5 एम्पियर का है, 4 एम्पियर का है, उसकी रेटिंग पर डिपेंड करता है ना। फ्यूज अलग अलग हिसाब से यूज में लिया जाता है अलग अलग सर्किट में। तो किस पर रेटिंग क्या होती है फ्यूज की? एम्पियर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द थ्योरम्स एप्लीकेबल फॉर बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट। तो देखो इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम। तो देखो तीनों थ्योरम्स में ऐसी कोई भी थ्योरम नहीं है जो नॉन लीनियर सर्किट के लिए यूज होती हो। जो सुपरपोजिशन थ्योरम होती है, थेवेनिन थ्योरम होती है, नॉर्टन थ्योरम होती है, ये हमेशा लीनियर सर्किट के लिए यूज होती है। किसके लिए? लीनियर सर्किट के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सुपरपोजिशन थ्योरम इज इसेंशियली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ। तो देखो सुपरपोजिशन थ्योरम किसके कंसेप्ट बेसिस होती है? अभी बताया था मैंने, किस कंसेप्ट बेसिस होती है? लीनियरिटी के कंसेप्ट पे बेसिस होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 690 आरपीएम, व्हाट इज द स्लिप विथ रेस्पेक्ट टू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फील्ड रेस्पेक्टली। तो देखो इसमें स्लिप पूछा है आपसे, फॉरवर्ड स्लिप और बैकवर्ड स्लिप पूछी। तो देखो फॉरवर्ड स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है? एस एफ इक्वल टू क्या होगा? एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई द एन एस। समझ रहे बात को? रोटेटिंग स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटेटिंग स्पीड डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस स्पीड। तो देखो सिंक्रोनस स्पीड कितनी हो जाएगी? यहाँ पर रोटेटिंग स्पीड दे रखी है आपको, सिंक्रोनस स्पीड नहीं दे रखी। तो सिंक्रोनस स्पीड निकालो पहले। तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 120 एफ, भाई 120 एफ अपन पी होता है ना। तो 120 एफ अपन पी करोगे आप, तो देखो 120 इंटू एफ, फ्रिक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज, डिवाइडेड बाई पी कितना है? 8। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा? इससे कैलकुलेट करोगे तो 25, और ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम 4 से 3 गए तो कितना हो गए? 750। कितना हो गया? 750 आरपीएम। तो देखो जब 750 आरपीएम आपके पास एन एस आ चुका है तो फॉर्मूले में बेल पुट कीजिए। तो फॉर्मूले में बेल पुट करेंगे तो एन एस 750 माइनस 690 डिवाइडेड बाई 750, तो माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? आप सॉल्व कीजिए इसको। नोट 60 डिवाइडेड बाई द कितना हो जाएगा? 750 इंटू 100, ठीक है। इंटू 100 करोगे आप, या फिर आप परसेंटेज चेंज करना चाहे, परसेंटेज चेंज नहीं करो तो देखो कितना करोगे? 60 डिवाइडेड बाई 750 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.048, कितना आ गया? 8% आ गया। 8% आ गया ना। तो फॉरवर्ड स्लिप कितनी होगी आपके पास? फॉरवर्ड स्लिप कितनी होगी? 0.08। देखो स्लिप कितनी हो जाएगी? 0.08, या फिर 8% हो जाएगी फॉरवर्ड स्लिप। अब आपको निकालनी है बैकवर्ड स्लिप। तो बैकवर्ड स्लिप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 माइनस के एस, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 माइनस के 0.08 करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.92 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? इसमें रेस्पेक्टली पूछा है तो आपको फॉरवर्ड और ये पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.08 एंड 1.92। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द स्लॉट बेजेज इन डीसी मेड ऑफ। तो डीसी मशीन के अंदर जो बेजेज होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं, ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द विजिबल लॉसेज इन द रोटेटिंग मशीन। तो रोटेटिंग मशीन के अंदर कौन कौन से लॉसेज होते हैं? कोर लॉस होता है, देखो कोर लॉस तो, और मैकेनिकल लॉस, कोर लॉस तो होगा नहीं, है ना। तो रोटेटिंग मशीन के अंदर कौन से लॉसेज होंगे? कॉपर लॉस एंड
कौन से लॉसेज होंगे? कोर लॉस, मैकेनिकल लॉस, कोर लॉस, स्टील लॉसेज, कॉपर लॉसेज, कोर लॉसेज, कॉपर लॉसेज एंड स्टील लॉसेज। तो देखो मैकेनिकल लॉसेज होते हैं, ऑब्वियसली बात, मैकेनिकल लॉस किसी ऑप्शन नहीं है, तो क्या हो जाएंगे इसके अंदर? मैकेनिकल लॉस एंड कोर लॉस। तो इसका आंसर देखो ए आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉर्क डेवलप्ड बाय द आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर इज प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो टॉर्क इसमें पूछा है कि टॉर्क जो डेवलप्ड होता है डीसी मोटर के अंदर उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? के फाई आई ए, के फाई आई ए। ठीक है, आर्मेचर करंट और फ्लक्स का क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली। ठीक है, और एक क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू डेवलप्ड जो टॉर्क होगी वो क्या होता है? पावर, ऑब्वियसली बात है पावर होती है, ई ए आई ए होता है। टॉर्क इक्वल टू क्या होगा? ई ए आई ए, डेवलप्ड पावर होती है। तो देखो इसमें ऑप्शन देखो, बैक या फिर बैक ईएमएफ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, ई ए आर्मेचर या बैक ईएमएफ बोल सकते हैं। तो ई बी आई ए होगा, मोटर के टर्म्स में बैक ईएमएफ बोलेंगे, तो ई बी आई ए हो जाएगा। तो देखो बैक ईएमएफ इंटू आर्मेचर करंट और क्या हो जाएगा? फ्लक्स इंटू करंट। तो देखो ऑप्शन कौन कौन से मैच कर रहा है? बैक ईएमएफ फ्लक्स इंटू आर्मेचर करंट और बैक ईएमएफ। तो देखो इसके ऑप्शन दोनों सही है, दो ऑप्शन इसमें दोनों सही है, क्योंकि दोनों फॉर्मूला भी मैंने बताया था आपको। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? फाई ए, प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? फाई ए। नेक्स्ट क्या होता है? टॉर्क प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट। तो इस हिसाब से दोनों आंसर इसके सही है। तो आंसर ए भी सही है, इसका आंसर बी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट ऑफ ए 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट अ 2% स्लिप। तो देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी का? एफ आर इक्वल टू क्या होता है? स्लिप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो स्लिप कितनी है आपके पास? 2%, मतलब 0.02 इंटू 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 हर्ट्ज। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 हर्ट्ज हो जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द सर्किट 1 एंड 2। आपको सर्किट दिए हुए हैं, इसके व्हाट द वैल्यू रेस्पेक्टिवली वन फॉर आई ऑफ आई एंड आर फॉर द सर्किट 2 इज इक्वलेंट टू सर्किट 1। तो देखो सर्किट जो 2 दे रखा है आपको, वो सर्किट 1 का क्या है? इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक है, तो आपको सर्किट 1 के अंदर करंट निकालना और रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो ये आपको नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट दिया हुआ है। देखो आपको पता लग रहा होगा, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, उसके पैरेलल में क्या हुआ है? करंट लगा हुआ है। तो इसका मतलब नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, नॉर्टन थ्योरम का क्वेश्चन है। तो नॉर्टन थ्योरम के अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो क्या करोगे? वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं, आपको पता होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं? वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करते हैं ना। तो इसको शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो 60 और 40 क्या हो जाएंगे? आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल में। भाई इसको पैरेलल में हो जाएंगे ना, तो 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 100। 60 प्लस 40, 0 0 0 0 कैंसिल, 24 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 24। तो 24 आंसर किस में आ रहा है? बी में आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। और आपको 4 एम्पियर भी निकालना है। तो देखो 4 एम्पियर शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इसको शॉर्ट कर दीजिए, दोनों टर्मिनल को इसके अक्रॉस निकालना ना, एक्स और वाई को शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करेंगे, देखो 120 वोल्ट इधर से, 40 ओम इधर से। तो देखो 120 डिवाइडेड बाई 40 करेंगे कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है। 3 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है। और देखो इधर नेक्स्ट वाला इसमें देखोगे 60 डिवाइडेड बाई 60, 1 एम्पियर करंट इधर से आ रहा है। तो देखो 3 इधर से आ रहा है और 1 इधर से आ रहा है। तो इस शॉर्ट सर्किट के अंदर कितना करंट आ जाएगा? 4 एम्पियर आएगा, नहीं आएगा? तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, 4 एम्पियर और 24 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फ्यूज इज ऑलवेज, देखो ये क्वेश्चन आपको करवा दिया मैंने, ऑलवेज कनेक्टेड इन द सीरीज सर्किट, अभी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ऑलवेज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए लोड इज कनेक्टेड टू एन एक्टिव नेटवर्क एट द टर्मिनल टू विच द लोड इज आरटीएच। ये आपको मैंने करवा दिया, 90 वोल्ट, इसी क्वेश्चन में आपको करवा दिया मैंने। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चंस आपको मैंने करवा दिए हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको लिमिटिंग द कोर, और ये देखो मोटर यूज डीसी सीरीज मोटर मैंने बता दिया आपको, ये सारे क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लाते रहेंगे, टेक्निकल के क्वेश्चन ऐसे आपके लिए आते रहेंगे। राजस्थान जेईएन के लिए या किसी भी स्टेट के लिए जो एग्जाम होते हैं, जैसा अभी डीएफसीएल में वैकेंसी आई हुई है, उसमें टेक्निकल के जो क्वेश्चंस हैं, या किसी भी स्टेट पे जो भी टेक्निकल का एग्जाम होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जो भी दोस्त इस पर नए जुड़े हैं तो इसको प्लीज़ भाइयों सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। ठीक है, और ताकि हम आपके लिए और वीडियो लेकर आ सकें, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जुड़े रहिए हमारे साथ इस तरीके से। और हम यूथ पब्लिकेशन के ऐसे क्वेश्चंस लाते रहेंगे, कुछ थॉटिकल क्वेश्चंस भी लाते रहेंगे। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे बिल्कुल डायरेक्टली। ठीक है, थैंक यू।